इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को सामने रखकर हिंसा फैलाई जा रही है। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। ये 2024 भारत के इतिहास का एक बड़ा टेस्टिंग ईयर होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए हमें और आपको चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी जिस समाज में होती है वहां पर हिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन ये समझना है हमें कि क्या इस दौर में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को सामने रखकर हिंसा फैलाई जा रही है। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ मणिपुर का जिक्र हुआ, उसके ताल्लुक से मैं एक नई खबर आपको दे रहा हूँ कि रात के अंधेरे में पिछली रात को इम्फाल में सिर्फ 10 कुकी फैमिली थी। मणिपुर की पुलिस आती है, सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और गाड़ियों में बंद करके उनको कपड़े बदलने में देते हैं, गाड़ियों में बंद करके उनको पहाड़ों पे छोड़ाते हैं। ये देश की स्थिति है। ये स्थिति क्यों पहुंची? ये स्थिति इसलिए पहुंची कि सत्ता में बने रहने के लिए जो पूरा माहौल इस देश में बार बार बनाए जाने की कोशिश की जाती है, उसको अगर हम और आपने नहीं समझा तो भारत का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। आज मणिपुर बिल्कुल एक लकीर वहाँ खींच दी गई है कि इस इलाके में मैती रहेंगे और इस इलाके में कुकी और दूसरे आदिवासी लोग रहेंगे। ये खतरनाक बात है। ये टेस्टिंग आप लैब है मणिपुर का जो है। कल रात में मेरे पास इंडिया टीवी के कुछ लोग आए थे, बात कर रहे थे। मोहन भगवत जी का एक बयान आया है कि भारत के लोग इंडिया को भारत कहना शुरू करें। तो मैंने सिर्फ बहुत सारी बातें कहीं, जो एक जुमला कहा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 45 वर्षों की अपनी सोशल लाइफ में मैंने ये पहली बार किसी संघ के आदमी से सुना कि आप भारत का इस्तेमाल कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। प्रियम्बल में साफ लिखा हुआ है। आप जो जानकार हैं यहाँ के लोग वो जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है वो जानते होंगे। लेकिन पहले कहते थे कि हम इस दस्तूर को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को नहीं मानेंगे। और जो अपनी भाषणों में, अपने लेखों में कहते थे कि ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। जो एक तारीखी जो एक 400, 500, 600 साल से जो एक यहाँ पर कहते थे कि हिंदुस्तान है, उसको कहते थे कि हिंदुस्तान। स्थान के ऊपर जो जोर लगाते थे, तो मैंने कहा कि कम से कम उससे अब संविधान के इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन उस कदम को हमें समझना पड़ेगा कि वो कदम क्यों बढ़ाया है। ये कदम इसलिए भी बढ़ाया है कि अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, जो अप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, जो दुनिया को अपना एक
घर के तौर पर तसव्वुर कर रही हैं, जो अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ होना चाहती हैं, अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ना चाहती हैं, उनको भटकाया जा सके। जब ये आइडिया हम लोग बना रहे थे, पी.आई. जोस हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट के पुराने एडवोकेट हैं, उनके साथ बैठकर, तो सामने 4-5 बातें बहुत अहम थी कि वर्ष 2024 भारत के इतिहास में एक ऐसा संग-मील साबित होगा जो ये तय कर देगा कि यहाँ के दबे कुचले, यहाँ के वो लोग जो यहाँ के असल निवासी हैं, उनको सर उठाकर जीने का हक मिलेगा या नहीं रहेगा। ये 2024 भारत के इतिहास का एक बड़ा टेस्टिंग ईयर होगा, बड़ा इम्तहान का ये साल होगा। जैसे आप समझते हैं कि 12वीं क्लास के बाद जब हम सीनियर सेकेंडरी करते हैं तो हम ये तय कर देते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, ऐसे ही ये 2024 का मामला है। पूरे मुल्क के अंदर हमारे दोस्त, जो कन्वेंशन जब ये पहला हुआ था, मनोज झा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो लाखों लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है, लाखों लाख लोगों ने वायलेंस फ्री इंडिया के प्रोग्राम का। उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव होगा वो सबसे ज़्यादा हिंसामय चुनाव का समय होगा। भारत की इतिहास में, आज़ादी में आज तक इतना हिंसा नहीं दिखी जितना 2024 में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि सत्ता में बने रहने के लिए हमें और आपको चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एंड वी नीड टू बी वेरी सीरियस टू रिस्पॉन्ड दिस इशू। हमें बहुत गंभीरता के साथ इस मसले पर अपने आप को सतर्क रखना है कि हम किसी का चारा न बन पाएं। ये बहुत अहम बात है। और दूसरी अहम बात ये है कि इस समय बिल्कुल थोड़ा सा एक धुंधला, जो एक आसमान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जो एक धुंधलापना था, वो धुंधलापना अब छटा है। दो हमारे सामने विकल्प हैं। एक विकल्प वो है जो सत्ता में बने रहना चाहता है, जिसने देश की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसने ये काम किया है कि आज क्लासरूम के अंदर कर्नाटका से लेकर दिल्ली तक बच्चों से 8-8 साल के और 5-5 साल के और 10-10 साल के बच्चों से ये कहा जा रहा है कि तुम इस देश के निवासी नहीं हो। उनके धर्म पर पहले ये जाति का मामला होता था, अब ये धर्म का भी मामला हो गया है। आज देखिए, मैं अभी 4 दिन पहले पढ़ रहा था, एक कर्नाटका के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर 2 जगहों पर मंदिर में आज भी घुसने की इजाज़त नहीं है। और किसको नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। तो क्लासरूम में आप 5 साल के और 8 साल के बच्चे को उसके धर्म के नाम पर बांटेंगे, दूसरे बच्चों से पिटवाएंगे, उससे कहेंगे कि तुम यहाँ आने का हक नहीं है। और जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनको आज भी घोड़ी पे चढ़ने का उनको अवसर नहीं देंगे, उनको आज भी मंदिर में जाने का उनको अवसर नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जितने भी वंचित लोग हैं, उन सबको एक आवाज़ के साथ एक दूसरे के दर्द को बांटने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी ये मामला हल होगा। हमारे सामने 2 अलायंस हैं, हमारा किसी अलायंस से मतलब नहीं, लेकिन हम भारत के भविष्य को सामने रखकर हम ये कहना चाहते हैं कि देश को जो बचाने के लिए अलायंस बना है, हम ये समझते हैं कि उस अलायंस के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग नहीं, हम समाजी लोग हैं। लेकिन समाज में जो विकृतियां हैं, जब समाज में जो खाई गहरी से गहरी की जा रही है,
समाज में जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं, और दीवारें पहले गारे और चूने की होती थी, अब कंक्रीट की खड़ी की जा रही हैं। समाज के अंदर जो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर पहले तो ये था कि जुआ पुआ गुजरात में बनेगा जहाँ मुसलमान रहेंगे। पहले ये था कि आदिवासी जो हैं शहरों में आएंगे तो वो झोड़ी छप्पड़ में रहेंगे। दलित के लिए एक अलग कॉलोनी बन जाएगी जिस कॉलोनी पर पीला रंग कर दिया जाएगा। आज वो मणिपुर में इस हालत में पहुंच गया है कि पूरा वहां पे पलायन हो गया है एक समाज का दूसरे समाज के बीच। ये खतरनाक बात है। अगर 3.5 महीने तक इस देश की सरकार, जो अपने आप को सबसे मजबूत तरीन सरकार कहती है, इस देश का जो सेवक, जो प्रधान सेवक जिसको कहता है कि हम प्रधान सेवक हैं, वो अगर 3.5 महीने तक मजलूमों की आहें ना सुन पाए और निर्वस्त्र कर कर एक महिला को और 2 महिलाओं को घुमाया जाए, तो उसका वो भयावह स्थिति कहाँ तक पहुँच चुकी है उसके बारे में हमें सोचना है। जो दूसरा अलायंस बना है उसके ताल्लुक से मैं 3 जुमले कहूँगा। हमारे सामने बहुत सारे स्पीकर हैं, हमारे में स्पीकर भट्टी साहब हैं और मुझे बताया गया कि टिकेत साहब भी आने वाले हैं। मैं 3-4 बातें आपसे कहूँगा। हम लोगों ने बराबर इंडिया अलायंस के लोगों को ये समझाने की स्थिति में तो हम नहीं हैं, लेकिन हम एज ऑर्डिनरी सिटीजन हमारा अस्तित्व जो है वो बहुत मजबूत अस्तित्व है। हमने ये बात करने की कोशिश की है कि इस अलायंस के अंदर तमाम वंचितों के लीडरों को शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, परसों रिपोर्ट पढ़ रहा था महाराष्ट्र की, कि वहाँ पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को नहीं बुलाया गया इंडिया अलायंस की मीटिंग के अंदर। ये अच्छी अलामत नहीं है। 60% अगर हम चाहते हैं कि आप 60% का आप दावा कर रहे हैं तो उसको आपको 70% तक, 75% तक ले जाने की ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं चले तो ये जो हमारे ख्वाब हैं कि 2024 में हमें भारत को बचाना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम उसमें नाकाम हो जाएं। कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट भी आउट हो जाता है आदमी। आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आउट होता है तो उसके बड़े भयानक नतीजे होते हैं। आप क्रिकेट मैच देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब आउट होता है तो मैच हार जाते हैं। अगर मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात कहूँ तो हमें ये समझना होगा कि हमें इस देश को बचाने के लिए हमें अपने लोगों से कहना होगा कि अगर इस समुदाय के, इस जाति के, इस जात के लोग आपके सामने अगर आ भी जाएं तो आपको पीछे हटना है, आपको इस्तेमाल नहीं होना है। एक मखसूस लोगों को, जात के लोगों को इस्तेमाल करके सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो अब उसको रोकने की जरूरत है। क्या वजह है कि बुद्ध विहार से मिला ये अंबेडकर भवन इस स्थिति में? क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोगों को उन्होंने समझ रखा है कि सीढ़ी के इस पायदान से ऊपर नहीं उठने देना है। हमें कोशिश ये करनी है कि जिस मानसिकता के लोग हैं उनको उस पायदान पर लाके खड़ा करें, तभी भारत का भविष्य बच पाएगा, तभी भारत के वंचित समाज का सर उठाकर जीने का हक जो है वो उसका सम्मान होगा। मैं अभी कह रहा था नया साहब से कि अंबेडकर साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को हमें हमेशा दिल में इसलिए रखना चाहिए, मुसलमानों को भी, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने जो सिर्फ एक व्यक्ति ने जो दृढ़ संकल्प किया, उस दृढ़ संकल्प की वजह से कम आपको ये हॉल तो मिल गया, वरना ये हॉल भी नहीं मिलता।
ये इतना समाज विपरीत समाज है। हिंसा मुक्त भारत के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने प्रोग्राम किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कलकत्ता में और राजस्थान में अगले प्रोग्राम हैं, जयपुर के अंदर और कलकत्ता के अंदर। इसको सिर्फ हॉल तक न रखिए, मेरा आपसे निवेदन ये है। इसको घर घर गली मोहल्ले में ले जाकर हमें बात करनी होगी, बार बार इस पर बात करनी होगी। ये तो पहली मीटिंग है आज नोएडा के अंदर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपने मिशन में कामयाब हों तो दीवाना बनकर हमें इस मिशन के साथ जुड़ना होगा। जब तक दीवाना बन के नहीं जुड़ेंगे, जब तक बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत उसी तरह नहीं बनेंगे जिस तरह उन्होंने दीवाना बनकर जो है पूरी एक व्यवस्था से टक्कर ली थी सन 32 से लेकर और अपनी अंतिम सांस तक, उस वक्त तक हम इस भारत के भविष्य को नहीं बचा सकते। आइए हम यहाँ से संकल्प के उठें, प्रण लेके उठें कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए अगले 6 महीनों में 7 महीनों में कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य जो है वो मजबूत ही नहीं सेफ भी हो जाए। जब तक हमें इस बात की पीड़ा नहीं रहेगी ध्यान के अंदर, जब तक हम कार्य नहीं कर सकते। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि संकल्प लेके जाइएगा। कोई अगर आप चाहते हैं, ये सब यहाँ पे जितने ऑर्गेनाइज़र हैं सबके नंबर आपके पास हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, उसके अगर कोई आपके पास सुझाव है, वायलेंस फ्री इंडिया का ईमेल भी है, आप फौरी तौर के ऊपर उस पर अपने सुझाव भेजिए, एक दूसरे से राब्ता रखिए। बहुत हालात ख़राब हैं। ये जो पूरी व्यवस्था इस वक्त है देश के अंदर, ये राब्तों को तोड़ने की इनका मिशन रहता है। लोग एक दूसरे से न मिल पाएँ, इसका मिशन रहता है। कंधमाल से जो बात शुरू हुई थी 2003 में, गुजरात तक पहुंची, उसके बाद दोबारा गुजरात के अंदर क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पर डांग ज़िले के अंदर वहाँ पर वो हुआ। अब हर ज़िले में हो रहा है देश में, और हम सब खामोश हैं, इसलिए हो रहा है। मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर इस गर्मी में आए। वायलेंस फ्री इंडिया के कैंपेन से जुड़ने का आपने कोशिश की है, आपने यहाँ पर आने के अपना एक कमिटमेंट दिखाया है, लेकिन इस कमिटमेंट को बनाए रखिए। मुझे खुशी है कि मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी जनरल सैयद तहसीन अहमद साहब और सेक्रेटरी शमसुज़्ज़ुआ साहब यहाँ आए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करके आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।